हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एट्थ क्लास का जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका सिक्स क्लास का हिस्ट्री है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांव, शहर और व्यापार के बारे में। ये आपका आठवां चैप्टर है। इस चैप्टर में पहला पार्ट, हम दो पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो मेनली हमें पढ़ना है कि लोहे के औजार के आने के बाद लोगों के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात है कि पिछले ही टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि लोहे का आविष्कार कब हुआ था। ये हमें किस टाइम में इसके साक्ष्य देखने को मिला है। तो जब महापाषाण काल था, जो कि अभी से लेके 3,000 वर्ष पहले की बात है, तो उस टाइम में ही महापाषाण जो कब्र होते थे, उस कब्र से हमें बहुत सारे लोहे के जो औजार होते थे उसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो आपके लोहे के आने के बाद, जिस टाइम से लोहे के औजार मिले हैं, उसके आने के बाद से जो लोगों की जिंदगी में है काफी परिवर्तन देखने को मिला है। सबसे मुख्य जो परिवर्तन है वो आपका कृषि के क्षेत्र में देखने को मिला। कि कृषि में अब जो है वो उसमें काफी तरक्की हुई। कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम में जो लोहे का फाल आया, उससे जो उपज है कृषि वाली वो काफी बढ़ गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो औजारें बनाई गई लोहे के, जिससे जंगलों को साफ करना काफी आसान हो गया था। तो ये आपका 3,000 साल पहले ये इसके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देता है कि जो करीब 2,500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिले हैं। उससे कौन कौन से जो औजारें बनाई जाती थी, जैसे कुल्हाड़ी हैं, जो तेज धार वाले बहुत सारे औजार बनाए गए, जिससे अब जंगलों को साफ करना काफी आसान हो गया था। कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो कृषि के क्षेत्र में जो सबसे मुख्य परिवर्तन था वो लोहे के आ जाने से हुआ। जैसे लोहे का जो फाल होता था वो मिला। लोहे का फाल कृषि के क्षेत्र में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में लोहे के फाल के आ जाने से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। मतलब अब जमीनों को खोदना काफी आसान हो गया था। पहला लोहे का फाल मिला। दूसरा आपका हो जाएगा अब रोपण कृषि की जाने लगी थी। रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब क्या होता था कि अब जो पहले जिस तरह से सिर्फ बीज को डाल दिया जाता था, और क्या होता था कि बहुत टाइम ऐसा होता था कि उस जमीन में बीज डालने से बहुत सारे बीज वहीं पे नष्ट भी हो जाते थे, जिससे कि पैदावार जो था, जो उपज थी वो कम होती थी। लेकिन जब बीज को तैयार एक पौधे के रूप में तैयार किया जाता था और फिर से उसको जमीन के अंदर डाला जाता था, इससे उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इस सभी से उत्पादन में वृद्धि हुआ। उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला। अब जो तीसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत हो गई। सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई की अब यहाँ से मिलने लगी। सिंचाई में क्या क्या होता था, सिंचाई के कारण अब नहरों, तालाबों तथा कृत्रिम जलाशय बनाएंगे। कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया। ये उस टाइम के जो राजा होते थे वो इन इस तरह से अब पानियों को एकत्रित करने के लिए कृत्रिम जलाशय बनाते थे, जिससे क्या हुआ, उस टाइम का जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा। क्योंकि जो किसी कोई भी जो राजा होता था, उनका जो साम्राज्य होता था वो पूरी तरह से समृद्ध गांव पे ही निर्भर होता था। अगर गांव समृद्ध है, वो वहां से उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तभी किसी राज्य का जो राजा होता था वो अपने आप को सुरक्षित मानता था, क्योंकि उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं इन जो किसान के द्वारा जो दिया गया अनाज होता था, इस सब पे काफी निर्भर होता था। इसलिए वे क्या करते थे, कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का जो है कृत्रिम जलाशय ये सब बनवाने का काम किया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि गांव में कौन रहता था। ये चार्ट दिया गया है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गांव में कौन रहते थे। तो उस टाइम में जो उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में देखें,
तो मेनली 3 लोग रहते थे गांवों में। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन लोग रहते थे? क्षेत्र में तीन मुख्यतः 3 लोग रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे। दक्षिण की बात करें, दक्षिणी क्षेत्र में आपका, दक्षिणी क्षेत्र में जो रहते थे, पहला जो था वो था आपका भूस्वामी वर्ग। बड़े भूस्वामी वर्ग, बड़े भूस्वामी जिसको क्या कहा जाता था? बिल्लार कहा जाता था। दूसरा जो आया वो था साधारण हलवाहा, जिसको कहा जाता था उनवार। और थर्ड जो था आपका, वो था आपका भूमिहीन मजदूर, जिसको कहा जाता था गद्दासियार। ये जो तीन है, ये जो 3 नाम दिए गए, इसका उल्लेख आपको तमिल जो साहित्य है, संगम साहित्य, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो उत्तरी क्षेत्र था, उसमें कौन कौन से वर्ग थे? तो पहला आपका था जो जो भूस्वामी वर्ग थे, उनको क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक, ये भूमिहीन बड़े भूस्वामी थे। ये बड़े भूस्वामी होते थे। दूसरा जो था उसको गृहपति कहा जाता है। जो स्वतंत्र, स्वतंत्र जो किसान होता था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था आपको गृहपति। और तीसरा आपका दास था, जो दूसरे की जमीन पर काम करते थे, उसको दास कहा जाता था। ये आपका उत्तरी क्षेत्र की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो देश का जो उत्तरी क्षेत्र था, वहां पे गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। ये जो ग्राम भोजक होते थे वो बहुत ही शक्तिशाली लोग होते थे, उनके पास जमीन ज्यादा होती थी, बड़े भूस्वामी लोग होते थे। और इनका जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। जो ग्राम भोजक होता था, इनका जो पद होता था, पद वो वंशानुगत होता था। कैसे? क्योंकि इनके एक ही परिवार का एक के बाद दूसरा सदस्य इस पद पे आसीन होता था, तो इनका जो पद था वो कैसा था? वंशानुगत था। इसके अलावा जो जो शासक होते थे, वो इन भूस्वामी के पास इनको बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते थे। इस कारण से इनको कर वसूल करने का भी जो अधिकार होता था, राजा लोग इन्हीं को देते थे। इनको न्यायाधीश या कभी कभी पुलिस का भी काम इनको दे दिया जाता था। अब देखते हैं कि जो ग्राम भोजक है, उसके अलावा स्वतंत्र किसान भी उत्तर क्षेत्र में थे, जिनको गृहपति कहा जाता था। इनके पास ज्यादातर छोटे किसान होते थे। ये लोग जो होते थे वो छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जो मतलब दूसरे की जमीन पे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, दूसरे की जमीन पे कार्य करते थे, जिसको दास या कर्मकार कहा जाता था, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी होती थी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि गांव में और कौन कौन से वर्ग थे? लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राचीन जो साहित्य के बारे में कही गई है, जो तमिल साहित्य है, उनको क्या नाम दिया गया है? इसको कहा गया है संगम साहित्य। इनका नाम संगम साहित्य क्यों रखा गया? तो ये मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इस साहित्य को संकलित किया गया था। सम्मेलन में साहित्य को संकलित किया गया था, संकलन किया गया था।
इस कारण इसको क्या कहा गया? इस कारण कारण इसको संगम साहित्य कहा गया। साहित्य कहा गया। ये देखिए, इसके अलावा ये जो जितने भी नाम देखे हैं दक्षिण के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनका जो नाम दिया गया है, वो इस संगम साहित्य में उसका उल्लेख मिलता है। उस टाइम में कुछ सिक्के भी पुरातत्वविदों को मिला है। जैसे आप हजारों सिक्के मिले हैं, जैसे सबसे जो पुरानी सिक्के थे उसको आहत सिक्का कहा गया था, जो 500 साल तक बचे रहे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ये आहत सिक्का होता था, आहत सिक्का, ये किस चीज का बना होता था? आहत सिक्का ये मेनली चांदी और तांबे के होते थे। तांबे के होते थे। इन सिक्कों पे कोई जो है लिपि नहीं मिली है। लिपि नहीं मिली है। इस पे कोई भी लिखावट का कार्य नहीं किया गया है। केवल चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी आकृति इस पे मिली हैं। इन विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते थे, जिस कारण से इसको आहत सिक्का कहा गया। उसको दबा के उसको बनाया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के ये जो है आपके वो आहत सिक्के हैं। या तो जो आहत सिक्के होते थे कुछ जो है वर्गाकार होते थे और गोलाकार। ये दोनों ही तरह के आपको आहत सिक्के मिलते हैं। इनको आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और वर्गाकार, वर्गाकार या गोलाकार या आयताकार, चौखुट भी, ऐसे चौखुट भी होते थे और राउंड शेप में भी होते थे। इसमें आप जो देखेंगे कि जो धातुएं होती थी उनकी चादर को काट कर या धातुओं को चपटे गोले में उसको बनाए जाते थे। और इन सिक्कों पर कुछ लिखित मतलब लेख नहीं मिला है, केवल उस पे कुछ चिन्ह को उकेरा गया है, उसको दबा के बनाया गया है। इसलिए ये आज सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में ये पाए गए थे। इसको ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में था, ये आहत सिक्का। इसके अलावा आप देखेंगे कि नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र था। उस टाइम में जो आप देखेंगे कि जो नगर था वो बहुत सारे गतिविधियों का केंद्र था। तो नगर में आप देखें तो मुख्यतः यहाँ जो आपके एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया है तो वो है आपका मथुरा नगर का। ये जो मथुरा नगर है वो लगभग 2500 साल से ज्यादा समय तक ये महत्वपूर्ण नगर बना हुआ था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मथुरा? ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ आपका यातायात प्लस आपका व्यापार, ये दोनों ही जो है वो मुख्य रास्ते पर स्थित था। ये दोनों ही मुख्य रास्ते पर स्थित था। ये रास्ता कौन सा है? जैसे यहाँ आपका पहला जो हो गया, तो यहाँ से इनमें सबसे एक रास्ता जो था जो उत्तर पश्चिम का रास्ता था, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से आप पूरब की तरफ, वे ईस्ट की तरफ जाने के रास्ते पर ये स्थित था। और एक नॉर्थ से साउथ। तो ये सेंटर पे आपका मथुरा था। ठीक है। तो ये दोनों ही रास्ते पर ये स्थित था। और शहर के चारों ओर क्या थी, वो किलेबंदी की गई थी। इसमें अनेक मंदिरें थी। इस नगर की विशेषताएं अगर आप देखें तो आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वाले जितने भी लोग होते थे उनके लिए भोजन जुटाने और मथुरा के लिए ये काम करते थे। इसके अलावा जो मथुरा था वो बेहतरीन मूर्तियों बनाने का एक केंद्र था, बनाने का केंद्र था। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 2000 साल पहले मथुरा कुषाण की दूसरी राजधानी थी। इसके बाद आगे चल के हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक धार्मिक केंद्र भी था। और यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन के बहुत सारे मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा ये कृष्ण भक्ति का भी ये स्थल माना जाता है। और मथुरा में बहुत सारे प्रस्तर और मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। जो ये अभिलेख जो मुख्यतः क्या थे, ये आम लोग जो भी मंदिर में दान देते थे उसके लिए ये बनाए गए थे। यहाँ पे राजा रानी जो भी व्यापारी वर्ग होते थे या शिल्पकार होते थे वही मुख्यतः दान करने का काम करते थे।
यहाँ शिल्पकार और शिल्पकला का बात करें तो पूरा स्थल में बहुत सारे ऐसे नमूने मिले हैं, जैसे आपका मिट्टी का बर्तन मिला है जिसको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है, NBPW कहा गया है। ये क्या था कि ये उत्तरी क्षेत्र में मिला है इसलिए इसका ये नाम पड़ा था। ये काले रंग का था क्योंकि इस मिट्टी को तेज आंच पे पका के उसको काला रंग कर दिया जाता था। इस तरह से था। जो भी शिल्पकार हुए या व्यापारी हुए, वे अपने अपने संघ बनाए थे। जैसे श्रेणी, जिस संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। जो शिल्पकारों की श्रेणी होती थी वो दूसरे को सिखाने के लिए प्रशिक्षण का केंद्र होता था, और कच्चे माल उपलब्ध कराने का के लिए, और जो तैयार माल होता था उसको उसका सही वितरण करने का एक केंद्र माना जाता था। जो व्यापारियों की श्रेणी होती थी वो क्या था, वो व्यापार के संचालन का काम करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि ये दोनों ही जो है वो, इसके अलावा जो ये संघ होते थे, शिल्पकार का जो संघ होता था वो लोगों को पैसा देने का भी काम करता था, एक तरह से बैंक का भी काम करता था। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, इसी को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और डिटेल में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। इसमें जो जो मेन मेन चीजें हैं, संघ के बारे में है, उत्तरी काले मृदुबंध के बारे में, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी जो भी मेन पॉइंट्स थे उसको हम नोट डाउन कर चुके हैं, तो उसको आप एक बार अच्छे से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।